यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आज अयोध्या भी जाएंगे, जहां सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि में भी शामिल होंगे, उन्हें भी वो श्रद्धांजलि देंगे। तो अयोध्या में सीएम के क्या क्या कार्यक्रम है, चलिए जानते हैं। देखिए, रामचंद्र परमहंस की 19वीं पुण्यतिथि में भी सीएम को शामिल होना है। इसके अलावा स्वर्गीय परमहंस की समाधि पर इसी के तहत वो जाएंगे और श्रद्धांजलि देंगे। वक्त की भी चलिए बात कर लेते हैं। तो दोपहर 12:30 बजे हनुमानगढ़ी पहुंचने का वक्त बताया जा रहा है, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। करीबन 15 मिनट यानी दोपहर 12:45 पर वो रामलला के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। इसके बाद 1 बजे दिगंबर अखाड़ा जाएंगे। इसके बाद अयोध्या से ही चित्रकूट के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर आज समापन शिविर में उनको शामिल होना है। तो देखिए, ये अहम रहेगा, जहां आज अयोध्या से चित्रकूट तक का ये सफर तय करने वाले हैं मुख्यमंत्री। अयोध्या में जो चीजें हैं, वो जो शेड्यूल है वो भी तय है, और इसके बाद एक बड़ा सत्र समापन 3 दिन के शिविर का, जहां बीजेपी का चित्रकूट में आयोजित हो रहा है, उसमें भी वो शामिल होंगे। चित्रकूट की खबर के साथ, जहां भाजपा की ट्रेनिंग शिविर का आज अंतिम दिन है। शिविर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और उनका सेशन है कि कैसे बदल रहा है उत्तर प्रदेश सुशासन की ओर। इसके बाद डिप्टी सीएम के शिव प्रसाद मौर्य भी आज संबोधित करेंगे, राजनीतिक परिस्थिति और चुनावी चुनौतियों पर संबोधित करेंगे। सुनील बंसल पार्टी की कार्य पद्धति पर संबोधित करेंगे, उनका सेशन है। प्रशिक्षण शिविर के बाद संगठन के कामकाज में तेजी आएगी, ये मान करके चला जा रहा है। सभी को टास्क दिया जाएगा। 2024 चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। जिलों को लेकर प्रदेश अभियान तक कार्यक्रम की शुरुआत शिविर के बाद होगी। टास्क दिए जाएंगे, जहां केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में नेता जी जान से जुट जाएंगे, और इस शिविर में 3 दिन की ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखा है उसे वो धरातल पर उतारेंगे। इस टास्क के साथ, इस लक्ष्य के साथ उन्हें 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद पॉलिश करके भेजा जाएगा जनता के बीच कि जाइए और जो कुछ भी इस ट्रेनिंग में सेशन से आपने सीखा है उसे जमीन पर उतारिए। और देखिए, 2024 की रणनीति के तहत चित्रकूट में 3 दिन का ये शिविर बेहद खास रहा, जहां कुल 13 सेशन थे। आज 3 सेशन है। कल तक अगर देखा जाए 2 दिन के भीतर 10 सेशन हो चुके हैं। आज के 3 अहम सेशन और उसके टॉपिक, उसका कंटेंट भी सामने है कि किस विषय पर किसको क्या बोलना है, ये सब कुछ निर्धारित है, जिसमें सीएम योगी का टॉपिक भी निर्धारित है कि आज उनको इस सेशन को संबोधित करना है। इसमें वो क्या कहने वाले हैं और किस विषय पर कहने वाले हैं, ये भी तय हो चुका है। जहां उत्तर प्रदेश कैसे सुशासन की ओर बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में बदलाव क्या हुए हैं, और ये बदलाव ही सियासी जमीन तैयार करेंगे। लोगों के जहन में इन बदलावों को अंकित करना है और इसे बार बार याद दिलाना है, ताकि 2024 तक ये मेमोरी, ये याददाश्त है, वो पक्की हो सके। आइए समझते हैं कि चित्रकूट का ये चक्रवर्ती प्लान आखिरकार है क्या। प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है, ये सबसे अहम जानकारी है। देखिए, और इस दिन मुख्यमंत्री योगी इस शिविर में शामिल होंगे। जो वक्त बताया जा रहा है वो है 2:30 बजे का, जब सीएम चित्रकूट पहुंच जाएंगे। यूपी के विकास और भविष्य का प्लान बताएंगे, ये उनका सेशन का टॉपिक है। सुशासन और बदले यूपी की जो तस्वीर है, इसी पर सीएम को संबोधित करना है। अगर पिछले 2 दिनों की बात कर लें तो 2024 चुनाव पर चर्चा हुई, कमजोर बूथ को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को हारी हुई सीट पर जीत का लक्ष्य तय करना है और कैसे सफर तय करना है, ये समझाया गया। देखिए, नजर जो है वो 24 में बीजेपी की 80 में 80 सीटों पर है। 100% टारगेट लेकर के चल रही है। ऐसे में यादव, जाटव, पसमानदा वोटर्स को रिझाने की कोशिश, इसकी रणनीति पर भी चर्चा हुई। इन सेशन में इन चीजों पर ध्यान दिया गया है। अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने पर बीजेपी का जोर बताया जा रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि 80 में से 80 सीटों को जीतने के लिए वोट प्रतिशत के साथ तमाम फैक्टर्स हैं जिसे ध्यान में रखना होगा। चलिए, 3 दिन का सेशन
3 दिन का ये पूरी कार्यशाला थी, जिसमें 2 दिन बीत चुके हैं और अब जमीन पर किस तरीके की हलचल है, क्या जानकारी है, इसके लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ेंगे। चित्रकूट से सीधे हमारे सहयोगी रतीश हैं, जो बताएंगे कि आज चित्रकूट में क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। वहीं लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, जो 2024 में बीजेपी की आगे की रणनीति लखनऊ में किस तरीके से इसकी हलचल होगी, इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी होगी, ये समझेंगे। चित्रकूट का रुख करेंगे क्योंकि आज रतीश अहम दिन इसलिए भी है, सीएम योगी का भी सेशन लगा है। उस सेशन को क्या सोच करके उनके हवाले किया गया है, क्या रणनीति दिखाई दे रही है या समझ में आ रहा है आपको वहां 2 दिन से रहने के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें 2 दिन में 10 सेशन हो चुके हैं, तमाम वक्ता बोल चुके हैं, लेकिन आज का दिन काफ़ी अहम है। आपको तस्वीरें भी दिखा देंगे कि मुख्यमंत्री आज आने वाले हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, तो इसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं। प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में 3 मुख्य वक्ता आज पार्टी के बोलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचेंगे, 3 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है और 5 बजे यहाँ से जाने का कार्यक्रम है। 3:45 से 4:45 तक उनका एक सत्र रखा गया है और सत्र में वो बताएंगे कि सुशासन की ओर कैसे उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। क्योंकि सरकार के मुखिया वही हैं, 5 साल वो सरकार चला चुके हैं, दूसरी सरकार भी चला रहे हैं, दूसरा टर्म भी शुरू हो चुका है। तो सुशासन की ओर उत्तर प्रदेश कैसे कहाँ बढ़ रहा है और विकास के क्या योजनाओं पर सरकार काम कर रही है और आगे का खाका क्या है, जिसके चलते 2024 का ये जो प्लान है वो फलीभूत होगा, वो सक्सेस होगा। सुनील बंसल, जिन्हें संगठन का चाणक्य कहा जाता है, उनके सेशन से आज ये शुरुआत होने जा रही है और उनके हवाले ये कहा गया है कि हमारी कार्यपद्धति यानी भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति क्या है। सुनील बंसल को चाणक्य कहा जाता है संगठन का और उससे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो कार्य पद्धति भारतीय जनता पार्टी की समझा सके, बता सके यहाँ के पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उन सबको। और इसके बीच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक अहम सेशन होगा, सत्र होगा, जिसमें वो चुनौतियों के बारे में बताएंगे। राजनीतिक परिदृश्य जो है वर्तमान, उसमें चुनौतियां क्या हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा, इसके बारे में बताने, यानी 3 महत्वपूर्ण नेता और 3 महत्वपूर्ण सेशन में आज पदाधिकारियों को बताएंगे। और यहां से संदेश लेकर के जो पदाधिकारी जाएंगे वो मंडल स्तर, वार्ड स्तर तक इसी मैसेज को, इसी संदेश को देंगे। क्योंकि 2024 की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा अहम है और 2024 की लड़ाई के लिए ये सभी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ये कह रही है कि ये रिफ्रेशर कोर्स है। तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, तमाम योजनाएं जो प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको रिफ्रेश करने के लिए कोर्स है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन प्रशिक्षण के मायने क्या है, ये मायने ये समझने, इसको इस बात से समझा जा सकता है। लेकिन ऐसे शिविर को कहाँ लगाना है, कब लगाना है, ये सब कुछ निर्धारित लखनऊ में होता है। एक फुल प्रूफ प्लानिंग चलती है और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है प्रदेश भर में। इसीलिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का। अनुभव, ये बताइए कि अब ये जब समापन हो जाएगा आज के दिन, इसके बाद लखनऊ में क्या प्लानिंग चल रही है बीजेपी खेमे में, किस तरीके से अब अगला कदम हो सकता है, क्या माना जाए? देखिए, ये जो ट्रेनिंग सेशन चला, तीसरा दिन है आज और आज समाप्त हो जाएगा। 13 सेशन इसमें कुल थे। इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद है 2024 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले ये जो नगर निगम के चुनाव इसी साल के आखिरी में होंगे। कैसे बीजेपी उन चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, यही तो मकसद है एक पॉलिटिकल पार्टी का। और क्या मकसद होगा? तो ये मकसद है और इसी मकसद के तहत ये 3 दिनों का शिविर चला। भले ही 13 सेशन हुए, लेकिन 4 एजेंडे हैं, 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हमें आने वाले दिनों में, यानी हम कहें अगस्त के पहले हफ्ते से ही तेजी दिख जाएगी बीजेपी के पूरे संगठन में। अब वो 4 चीज़ें क्या है? पहला तो ये, इस ट्रेनिंग सेशन में तय हुआ 80 सीटें कैसे जीतनी है। एक लक्ष्य ये दे दिया 80 में 80। दूसरा ये कहा है कि अब हमें अपना जो कमज़ोर बूथ है, यानी जो बूथ मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। हर सांसदों को, आपको याद है, 100 बूथ दिए हैं कमज़ोर, विधायकों को 25-25, तो वो अब दौरे बढ़ जाएंगे, सांसदों के भी, विधायकों के भी। हालांकि वो जुलाई से ही लोग शुरू कर चुके हैं, पर उसमें तेज़ी ज़्यादा अब देखने को मिलेगी। तीसरा ये है कि देखिए, 3 खास जो हम कहें वर्ग है, वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। अब वो कौन है? एक तो यादव वोट बैंक है, एक दूसरा आप देखिए पसमानदा समाज है, और तीसरा है दलित में भी जाटव समाज, कि कैसे इनको अपने साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में रखा जाए। तो अब ये मान के चलिए, बीजेपी का चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे हम कहें कि पिछड़ा मोर्चा हो, वो इन अगर हम कहें इस समाज में ज़्यादा काम करते आपको नज़र आएंगे। तो
तो ये भी एक टास्क कहीं ना कहीं उनको वहाँ से अब मिला है। और अगर चौथे की बात कर लें तो चौथा यही है कि कैसे किस तरीके से केंद्र सरकार के जो हम कहें अब तक के काम है और जो प्रदेश सरकार के काम है 5 साल और ये दूसरे कार्यकाल में 100 दिन के काम का है, क्या कुछ जनता के लिए उपयोगी योजनाएं लाए हैं, क्या कुछ उन्होंने लोगों को सुविधाएं पहुंचाई हैं। यानी जो लाभार्थी है, अब लाभार्थियों तक पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री आपको पहुंचते दिखेंगे या हमको उनके घर जाते हुए दिखेंगे। तो इन्हीं 4 बिंदुओं पर कुल अगर हम बिल्कुल, और इन्हीं 4 बिंदुओं के ऊपर 2024 की चुनावी रणनीति टिकी दिखाई दे रही है, कम से कम ऐसा दिख रहा है। लेकिन हो सकता है प्लानिंग इससे कहीं ज्यादा हो। बीजेपी पार्टी इसी चीज के लिए जानी जाती है। रतीश, अनुभव, आप दोनों का शुक्रिया ग्राउंड से ये रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, जो जानकारी पहुंच। आइए रुक करते हैं और कुछ और खबरों का। मेरठ से खबर है, हस्तिनापुर बिजनौर को जोड़ने वाले पुल की अप्रोच रोड धंस चुकी है, ये खबर आ रही है। हस्तिनापुर गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से अप्रोच रोड के धंसने की खबर आ रही है। सेतु निगम का बोर्ड भी गिरा है। हस्तिनापुर मेरठ का आवागमन रुक चुका है। 3 दिन पहले सूचना देने के बाद भी अधिकारियों ने सुध नहीं ली है, ये बात सामने आ रही है। 2 साल पहले ही अप्रोच पथ का निर्माण हुआ था, लेकिन गंगा के जल स्तर बढ़ने के साथ इसकी क्या हालत हुई है, जरा आप देखिए। 3 दिन पहले ही सूचित किया गया था कि गंगा का जल स्तर रातों रात नहीं बढ़ रहा है। एक अनुमान रहता है, जिस रफ्तार से जल स्तर बढ़ता है तमाम विभागों को सूचित किया जाता है, लेकिन यहां पर उस सूचना का कोई इस्तेमाल होता दिखाई नहीं दिया। दृष्टया ये देखने में आ रहा है कि जो अप्रोच रोड है और इसका जो एक तरीके से सेफ्टी वो रहता है, वो ऑलरेडी एस्टीमेट भेजा हुआ था पीडब्ल्यूडी ने, तो वो शायद अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ था। पर यह है कि अप्रोच रोड एक तरीके से कटी है, ब्रिज नहीं प्रॉब्लम है अभी के लिए। तो तत्कालिक विद इन अ वीक इसको रिस्टोर करने के लिए पीडब्ल्यूडी को बोला है। और हम बात कर रहे हैं कि इसका जो भी एक तरीके से सेफ्टी वर्क जो भी होना है ब्रिज के अराउंड, वो हो जाए तो आगे ये वापस से समस्या ना है। तब तक के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बोट की व्यवस्था हो जाए। और दूसरा रास्ता है, थोड़ा सा लंबा है, और बाकी जो भी समस्याएं बताई गई हैं कि कुछ लोग उस साइड हैं, तो एसडीएम साहब अपनी गाड़ी करवा के उनको इस साइड ले आएंगे। तो आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का, जो मौके पर ही मौजूद हैं। सनुज, जरा दिखाइए, समझाइए कि अप्रोच रोड का कितना इस्तेमाल होता है, लोगों के लिए ये कितनी जरूरी है, और अगर 3 दिन पहले सूचना मिली थी तो इसे बचाने के लिए क्या किया जा सकता था? देखिए, इस अप्रोच रोड को बचाने के लिए किया तो बहुत कुछ जा सकता था, लेकिन पीडब्ल्यूडी की जो अधिकारी हैं वो कुंभकर्णी नींद सोते रहे और उसका ये खामियाजा यहाँ के लोगों को उठाना पड़ रहा। ये देखिए, भ्रष्टाचार की भेंट जो ये अप्रोच रोड है वो यहाँ चढ़ गई है। देखिए, पूरी ये धंस गई है और इसकी वजह से जो आपको यहाँ से चांदपुर जाना है, जसपुर जाना है, काशीपुर जाना है, वो इस रास्ते से जाना पूरी तरीके से बंद हो गया है। यदि अब आपको चांदपुर जाना है तो आपको करीब 80 किलोमीटर दूर से होकर गुजरना पड़ेगा। आप ये देखिए, एक तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव देखिए एबीपी गंगा पर, कि किस तरीके से ये, चूंकि ये भीकुंड गांव है, इसको भीकुंड पुल भी बोला जाता है, और हस्तिनापुर गंगा का पुल है और हस्तिनापुर और बिजनौर को एक तरीके से जोड़ने का ये काम करता है। यहाँ घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। आप ये देखिए कि जो लोग हैं वो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पुल से और इस अप्रोच रोड को जोड़ने के लिए देखिए जो सरिया लगाया गया, आप खुद ये देखिए कि क्या ऐसा सरिया है। अगर ये सरिया थोड़ा और मजबूत क्वालिटी का होता और उसको इससे जोड़ा जाता तो शायद ये इस तरीके से यहाँ नहीं धंसता। दूसरी तस्वीरें देखिए कि जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत इन लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि इधर इलाके के जो लोग हैं वो खेतों में काम करने के लिए उधर की तरफ जाते हैं और उधर के लोग इधर भी आते हैं। ऐसे में अब ये लोग नहीं आ पा रहे हैं। इनकी बेबसी और मजबूरी इनके चेहरे पर देखिए। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो कैसी कुंभकर्णी नींद सोते रहे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए 2 साल से एस्टीमेट गया हुआ है, और वो एस्टीमेट ये था कि चूंकि यहाँ पर जो गाइड बंद किया जाता है, गाइड बंद का मतलब ये होता है कि जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो उस सारे पानी के फ्लो को पुल के नीचे से गुजारा जाए, और जब गाइड बंद बन जाता है तो उसके बाद जो एप्रेंट टंचिंग है वो की जाती है, एक दीवार बना दी जाती है ताकि पानी उससे टकरा कर चला जाए। 2 साल से वो फाइल वहां लखनऊ में दबी रही, एस्टीमेट पास नहीं किया गया, यहाँ के अफसर भी कुंभकर्णी नींद सोते रहे, और ये देखिए लोग कितने परेशान हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र जी, कितनी दिक्कत आपको है और ये कैसे गिरा, ये बता दें। बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार, इसके जो इन्होंने कमज़ोर काम कर रखा है, ये अच्छा नहीं करा। पत्थर भी नहीं लगाया इन्होंने, और जो पत्थर लगाते तो पानी पुल के अंदर से चला जाता। बहुत ज़्यादा कर रखा, पल्ली साइड भी ऐसी कर रखी है और ये साइड भी ऐसी कर रखी है।
अब बताओ डंगर भी भूखे खड़े हैं, नियार लेने के लिए कैसे जावे, मजबूरी है सब तरह की, अब क्या करा जाए बताओ। तो आपको लग रहा है सामग्री घटिया लगाई गई है? हाँ बढ़िया काम नहीं करा, बहुत घटिया काम कर रखा है इन्होंने। अच्छा देखिए, ग्रामीणों का आरोप है। आप बता दीजिए भाई साहब, कितनी दिक्कत हो रही है आपको? आप भी यहीं से ही हैं? कितनी दिक्कत है आपको? यहाँ तो बहुत दिक्कत है जी। अच्छा, तो आप क्या मजदूरी करने चाहते हो? हाँ ना, खेती है पर। अच्छा, तो आप कैसे करेंगे? तो 8-10 दिन बता रहे हैं। हाँ ये तो 8-10 दिन को खत्म है, ये तो हो रहा ही नहीं कुछ इसका। अच्छा, हाँ अधिकारियों को जानकारी दी थी इसकी? वह हमने तो नहीं जानकारी दी अभी। देखिए, हाँ चाचा बताइए। हाँ, हम मलतीफपुर के रहने वाले हैं। हम यहाँ पर खेती करते हैं और यहाँ कई दिन पहले भी कुलदीप एक दुकानदार है हमारे यहाँ का, उसने पहले भी खबर डाली थी कि ये 10 दिन पहले करीब 15 दिन डाली थी कि तो ये नीचे से जो है पुल के नीचे कटान हो रहा था, लेकिन PWD के अधिकारियों ने एक भी नहीं सुनी। अच्छा, सुनने के बावजूद उसका नतीजा आज ये निकला पड़ा है, जो सड़क का बिल्कुल कटान हो चुका है, आने जाने से लोग परेशान हैं। ये अप्रोच रोड जो है इसके नीचे जो है ना, जो इसका जो सही तरीका है, इसके नीचे जो पत्थरों का उसमें 2-3 सूत के सरिये में पंजाब के अंदर बांध लगाते हैं, ठोकर लगाते हैं, जिससे कि मतलब वो ये आम लोगों को पता है कि कहाँ कब कौन सा पत्थर सरिया इस्तेमाल करना है। ये PWD डिपार्टमेंट की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही, उसका खामियाजा आप तस्वीरों पे दिखा रहे हैं। ये अच्छी खासी अप्रोच रोड आपके पीछे देख करके लग रहा है, अभी तक जब कैमरा इधर नहीं था तो लगा भी नहीं था कि ऐसी रोड होगी। देख करके लग रहा था किसी गांव की चक्रोड जिसे कहते हैं वो होगी, लेकिन अब आप इस फ्रेम में खड़े हैं तो समझ में आ रहा है कि ये वाकई इतनी अच्छी खासी रोड है और उसमें इतनी बड़े धसान होने के बाद, धसान नहीं कहेंगे, ये दोनों दो तरफ से अलग हो गई है, कट गई है। इस बीच PWD डिपार्टमेंट का क्या कहना है? फाइलों का हवाला देते रहे क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, जैसे ये पुल के जो अप्रोच रोड ये यहाँ पर धसी थी तो DM दीपक मीणा है वो तुरंत मौके पर पहुंच गए थे और PWD के अधिकारियों से जब बात करी तब एक एक चीज निकलकर सामने आई है। DM ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई है कि अब तक कहां सो रहे थे। पूरी तस्वीर आप ये देखिए कितना ये सेतु निगम ने ये पूरा पुल बनाया था और सबसे बड़ी बात ये है कि बिजनौर और मेरठ जिले को जोड़ने का एक काम करता था। ये पुल अच्छा बना हुआ है। आप ये देखिए कि लोगों को अगर यहाँ से चांदपुर, जसपुर, काशीपुर जाना होता था तो उन्हें 80-90 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इस पुल से होके वो आराम से चले जाते थे। अब ये देखिए कि गंगा का जो वेग है, चूंकि पहाड़ी इलाकों में भी जमकर जो बारिश है वो हो रही है और उसके बाद गंगा का ये वेग देख लीजिए आप, कितने वेग से गंगा बह रही है। और जैसे जैसे वहाँ पहाड़ी इलाकों में और ज्यादा बारिश होगी तो क्या 1 से 1.25 लाख क्यूसेक तक भी पानी छोड़ा जाता है। ऐसे में इस पुल को भी दिक्कत हो सकती है, इस पुल पर भी खतरा मंडरा सकता है। फिर मैं वही कहूँगा अपने कैमरामैन सत्येंद्र से, जरा सत्येंद्र ये दिखाएं, देखिए देखिए इन तस्वीरों को देखिए, यही लग रहा है कि DM साहब ये कह के निकल गए कि अप्रोच ये रोड है, ब्रिज को कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या आप इंतजार करेंगे कि ब्रिज तक ये कंडीशन आ जाए और जनता के टैक्स का पैसा ऐसे खड्डे में चला जाए? PWD डिपार्टमेंट बस मलाईदार विभाग बन करके रह जाए और जब जनता के काम की बारी आए तो फाइलें अटक जाती हैं साहब, कभी मेरठ से कभी लखनऊ से। 2-2 साल तक बीत जाने के बाद गांव वाले समझा रहे कि पत्थर चाहिए, सरिया चाहिए और PWD डिपार्टमेंट में तमाम इंजीनियर से लगाए, टेक्नीशियन से लगाए, उनके समझ में नहीं आया कि ये किस क्षेत्र में कौन सी रोड बन रही है। अब इसके बाद लीपापोती और इस पूरे मामले को कवर करने के लिए पर्दा कहां से ले आएंगे साहब? तस्वीरें बता रही हैं, आप नजर बना करके रखिएगा। सनुजिन देखिए, नोएडा से खबर है, सेक्टर 45 स्थित NRI सोसाइटी में आग की खबर मिल रही है। सोसाइटी के 12वें फ्लोर पर फ्लैट में आज सुबह आग लगी। फ्लैट में रखा सारा सामान जल करके खाक हो गया। तस्वीरें हैं और आपको बताएं सोसाइटी के पास फायर NOC भी नहीं है। और देखिए 12वें फ्लोर पर इस आग की तस्वीरें आपके सामने है। सोसाइटी में फायर NOC नहीं है। फायर सेफ्टी, अगर आग लग जाए तो उससे बचाव के लिए जरूरी उपकरण, और ऐसे में जब आग लगी तो सारा सामान जल करके खाक। 14 फ्लोर है इस पूरे टावर में और 12वें फ्लोर पर यह आग लगी है जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। नोएडा से सेक्टर 45 की ये सोसाइटी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि फायर NOC नहीं है, यानी कि सुरक्षा मानक होते हैं। सोसाइटी बनाते वक्त ही इन मानकों का पालन करना होता है, जहां अगर आग लग जाए तो इमरजेंसी एग्जिट, फायर एक्सटिंग्विशर और तमाम चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन इस सोसाइटी के पास ये NOC नहीं है। और देखिए ये 12वें फ्लोर से आग की तस्वीरें आपके सामने है। बताया जा रहा है कि इस फ्लोर पर रखा सारा सामान जल करके खाक हो गया। किसी
कि हताहत होने की या झुलसने की खबर नहीं है। गनीमत बस इतनी है, सोसाइटी में एनओसी नहीं है फायर के लिए। सेक्टर 45 में ये सोसाइटी है। ये थी आज की आवाज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।